नमस्कार विद्यार्थियों। आज की रेशियो एनालिसिस की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक और प्रकार के रेशियो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। ये हैं एक्टिविटी रेशियोज या कार्यकुशलता अनुपात, एफिशिएंसी रेशियोज। इनके इससे पहले वाले वीडियोस में हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन शोधन क्षमता के मापन के लिए जो अनुपात कैलकुलेट किए जाते हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम एक्टिविटी रेशियोज का अध्ययन करेंगे, परंतु किसी भी प्रकार के रेशियो को कैलकुलेट करना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले जब हमने वर्टिकल फॉर्म में एनालिटिकल बैलेंस शीट या एनालिटिकल P&L अकाउंट बनाना सीखा था, तो उसको आप वापस से दोहराइए, क्योंकि उसमें जो भी आइटम्स कैलकुलेट किए हुए हैं उन सभी आइटम्स का प्रयोग यहाँ रेशियो एनालिसिस में किया जाता है। तो रेशियो एनालिसिस में फार्मूलों में अंश और हर की स्थिति में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिन चीज़ों का यूज़ किया गया है उन सभी की प्रॉपर कैलकुलेशन आप उन दोनों एनालिटिकल बैलेंस शीट और एनालिटिकल P&L अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट से ही कर पाएंगे। तो उनको एक बार पुनः आप दोहरा लीजिए, जो भी रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं उससे पूर्व ही। आज हम क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात या एक्टिविटी रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और इसके आधार पर व्यवसाय की कार्यकुशलता का कैसे निर्वचन किया जाता है, प्रबंधकों की क्षमता का कैसे आकलन किया जाता है, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो क्रियाशीलता रेशियो वास्तव में ज्ञात करने के पहले हमें ये जानें कि स्वामियों तथा ऋणदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कोषों को कोई भी व्यवसाय है वो अपनी विभिन्न संपत्तियों में विनियोजित करती है। इन संपत्तियों का प्रयोग कितने प्रभावी तरीके से बिक्री में वृद्धि करके लाभार्जन के लिए किया जा रहा है, यह जानने के लिए क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपातों की गणना की जाती है। क्योंकि यहाँ पर संपत्तियों का संबंध विक्रय या लागत से किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से किया जाता है, अतः इन्हें आवर्ती अनुपात या टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इन अनुपातों की गणना के लिए विक्रय अथवा विक्रय की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निर्माणी संस्था की स्थिति में यही कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाएगी, की तुलना विभिन्न संपत्तियों यथा स्थायी संपत्तियों, स्टॉक, देनदार आदि में विनियोग से की जाती है और देखा जाता है कि ये संपत्तियां विक्रय अथवा विक्रय की लागत में कितनी बार परिवर्तित होती है और उसकी कार्यकुशलता कितनी कुशलता से उस संपत्ति का उपयोग इस व्यवसाय में किया जा रहा है। क्रियाशीलता अनुपातों में पहला अनुपात है कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का सूत्र आपके सामने है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो is equivalent to net sales of cost of goods sold divided by total assets। यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करके टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ज्ञात किया जा सकता है। यह अनुपात कुल संपत्तियों में विनियोजित राशि से होने वाले विक्रय या बेची गई वस्तु की लागत में संबंध को स्थापित करता है। इसे कुल विनियोग आवर्त अनुपात भी कहते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जो सूत्र है उसमें टोटल एसेट का मतलब फिक्स एसेट्स जिसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ हो, इसमें अमूर्त संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, इन अमूर्त संपत्तियों को अगर ये वसूली योग्य मानी जाती हैं तो इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। प्रश्न में कुछ नहीं दिया होने पर हम इसे दोनों स्थिति में वसूली योग्य मानते हुए बैलेंस शीट वाली वैल्यू पर भी शामिल कर सकते हैं अगर रियलाइजेशन वैल्यू प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो। अगर रियलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है तो रियलाइजेशन वैल्यू पर ही इसको शामिल करेंगे। यदि किसी भी एक संपत्ति का रियलाइजेशन वैल्यू अमूर्त संपत्तियों में से किसी एक संपत्ति का रियलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है तो अन्य संपत्तियों के बैलेंस शीट वैल्यूज को हम छोड़ देंगे, टोटल एसेट की गणना में शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार से फिक्स एसेट्स में फिर हम करंट एसेट्स को जोड़ेंगे तो ये टोटल एसेट कहलाएंगी। ध्यान रहे कि जब बैलेंस शीट में एसेट्स लिखी हुई होती है तो इसमें नीचे नीचे हम पाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां, इनको टोटल एसेट की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स की गणना इस प्रकार कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक व्यापारिक संस्था में होता है जहां पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रायः हम निर्माणी संस्था में इसका प्रयोग करते हैं जिसमें तीनों प्रकार के स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे क्लोजिंग रॉ मटेरियल हो, चाहे वो WIP हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, तीनों प्रकार के स्टॉक को एक साथ ले लेते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हम फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अथवा कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसी भी स्थिति है की गणना कर उसमें टोटल एसेट का भाग देंगे तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। यदि आवर्त अनुपात कम आता है तो इसका आशय यह है कि प्रबंधक पर्याप्त बिक्री नहीं कर पा रहे हैं और संपत्तियों में अति विनियोग है। यदि यह आवर्त अधिक आता है तो प्रबंधक संपत्तियों का प्रभावी उपयोग कर पा रहे हैं। तो इस रेशो का सीधा संबंध प्रबंधकों की क्षमता से भी लगाया जा सकता है कि वह किस प्रकार कुशलता से संपत्तियों का उपयोग व्यवसाय में लाभार्जन हेतु कर पा रहे हैं। प्रबंधकों की कुशलता या व्यवसाय की क्रियाशीलता को मापने का दूसरा अनुपात है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसकी गणना ऐसे कर सकते हैं, नेट सेल्स अगर प्रश्न में उपलब्ध है तो नेट सेल्स ही लेंगे, अन्यथा हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते हैं। इसमें अगर हम फिक्स्ड एसेट्स का भाग दे दें तो ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आ जाता है कि स्थायी संपत्तियां विक्रय अथवा बेचे गए माल की लागत में कितनी बार परिवर्तित हो रही हैं, ये टर्नओवर रेशियो हमें ज्ञात हो जाता है। यह अनुपात स्थायी संपत्तियों में हमेशा डेप्रिसिएशन हम घटा के ही लेंगे। स्थायी संपत्तियों का विक्रय अथवा बेची गई वस्तु की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से संबंध स्पष्ट करता है। यह अनुपात स्थायी संपत्तियों के कुशल व उपयोगी तरीके से लाभदायकता में परिवर्तन का सूचक है, विशेषकर निर्माणी संस्थाओं में जहां स्थायी संपत्तियों में विनियोग का उत्पादन तथा विक्रय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अनुपात बढ़ने पर, इस अनुपात के ज्यादा आने पर या पिछले सालों से तुलना कर रहे हैं तो लगातार बढ़ने की स्थिति दिखने पर यह कार्य निष्पादन कुशलता कहलाएगी और कमी होने पर यह स्थायी संपत्तियों के अकुशल प्रयोग तथा इसमें अति विनियोग को बताता है। अनुपात है तीसरा कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं नेट सेल्स में वर्किंग कैपिटल का भाग देकर, और अगर नेट सेल्स नहीं है प्रश्न में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या निर्माणी संस्था की स्थिति में कॉस्ट ऑफ सेल्स में वर्किंग कैपिटल का भाग देकर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट की जाती है हमने पिछली स्लाइड्स में देख लिया है। कार्यशील पूंजी वास्तव में एक व्यवसाय के परिचालन चक्र को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। तो हम कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात से इस तथ्य की जानकारी मिलती है कि संस्था ने कार्यशील पूंजी का उपयोग कितनी कुशलता से किया है, कितनी कुशलता से प्रबंधक परिचालन चक्र को पूरा कर पा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो करंट एसेट्स सारी जोड़कर उसमें से करंट लायबिलिटीज को घटा दें तो ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। यह अनुपात अगर ज्यादा है, यानी कि इस अनुपात की अधिकता कार्यशील पूंजी के कुशल प्रबंध अथवा अति व्यापार ओवर ट्रेडिंग का परिचायक है। इस अनुपात का कम होना अल्प व्यापार अंडर ट्रेडिंग माना जाता है, अर्थात कोषों का उपयोग कुशलता पूर्वक नहीं किया जा रहा है। तो अधिक होना कंपैरेटिवली बेटर सिचुएशन होगी जहां पे कार्यशील पूंजी का उपयोग विक्रय मात्रा बढ़ाकर लाभार्जन करने में किया जा रहा है। कार्यकुशलता के मापन हेतु अगला अनुपात है पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यही कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो या दीर्घकालीन कोष निवेश रेशियो भी कहलाता है। इसका सूत्र है कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स में कैपिटल एम्प्लॉयड का अथवा नेट सेल्स उपलब्ध ना होने पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स में कैपिटल एम्प्लॉयड का भाग देने पर इस रेशियो की गणना हो जाती है। यह आवर्त अनुपात विनियोजित पूंजी का
विक्रय अथवा बेची गई वस्तु की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS से संबंध स्पष्ट करता है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट्स से वर्किंग कैपिटल, आपने पिछली स्लाइड में देखा है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अगर हम कर दें, सारी करंट एसेट्स को जोड़ के उनमें से सारी करंट लायबिलिटी को घटा दें तो ये वर्किंग कैपिटल आएगी। इसमें फिक्स एसेट्स को जोड़ने पर ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। ध्यान रहे कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड एप्लीकेशन ऑफ फंड है और LTF इसके आगे जो आप देख रहे हैं इज इक्वलेंट टू LTF लॉन्ग टर्म फंड। सोर्सेज ऑफ फंड है LTF जो इक्विटी और डेट के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इक्विटी प्लस डेट से भी और वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स एसेट से भी। यह अनुपात विनियोजित पूंजी के कुशल प्रयोग का माप है। पूंजी का कुशल प्रयोग संस्था की लाभार्जन क्षमता और प्रबंध की कुशलता का परिचायक है। अतः यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही संस्था या व्यवसाय के लिए अच्छा कहलाएगा। इसी क्रम में अगला अनुपात है स्कंद आवर्त अनुपात या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसकी गणना हम कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सूत्र पहले नंबर पर सामने है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक व्यापारिक संस्था की स्थिति में और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक निर्माणी संस्था की स्थिति में, इसमें एवरेज स्टॉक का भाग देकर स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात किया जा सकता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अथवा कॉस्ट ऑफ सेल्स उपलब्ध नहीं है तो नेट सेल्स में भी एवरेज स्टॉक का भाग देकर इस सूत्र की गणना की जा सकती है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो की गणना की जा सकती है। दूसरा सूत्र आपके सामने है स्टॉक वेलोसिटी। गतिशीलता को मापने के लिए ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। इसकी कैलकुलेशन ऐसी होगी, एवरेज स्टॉक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अथवा नेट सेल्स का भाग दे दें और उसको अगर दिनों में कैलकुलेशन करना है तो 365 से गुणा कर दें और अगर महीनों में कैलकुलेशन करनी है, मंथ्स में कैलकुलेशन के लिए 12 से और सप्ताह वीक्स में कैलकुलेशन करने के लिए 52 से गुणा कर दें। इसकी कैलकुलेशन स्टॉक वेलोसिटी की कैलकुलेशन एक और तरीके से की जा सकती है कि सपोज हमें दिनों में गणना करनी है तो 365 डिवाइडेड बाई पहले सूत्र में जो कैलकुलेट किया हुआ स्टॉक टर्नओवर रेशियो उसका भाग दे दें। आई रिपीट 365 डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इससे भी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें उपलब्ध है, ज्ञात किया हुआ है, दिया हुआ है। तो एक व्यवसाय में स्कंद की मात्रा विक्रय की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसको जानने के लिए कि बेची गई वस्तु की लागत और औसत स्कंद के मध्य संबंध बताने वाला अनुपात स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात किया जाता है। ऊंचा स्कंद आवर्त अनुपात हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो अधिक लाभों को बताता है, हायर अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स को बतलाता है, क्योंकि ऐसी संस्थाएं लाभ की नीची सीमा लोअर प्रॉफिट मार्जिन पर भी टर्नओवर के बेसिस पर अधिक लाभ अर्जित कर पाती हैं। सामग्री नियंत्रण के लिए स्कंद की गति, जिससे तीव्र गति, धीमी गति आदि के स्कंद की जानकारी हो सके, स्कंद गति अनुपात या स्टॉक वेलोसिटी दिनों में अथवा महीनों में अथवा सप्ताह में यानी कि अवधि में ज्ञात कर सकते हैं। एक व्यापारिक संस्था के लिए ये हमने पहले भी देखा है, COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और अगर एक निर्माणी संस्था है तो हमें इस प्रकार की सूचनाएं मिलेंगी, उसको समायोजित इस प्रकार से करेंगे COS कैलकुलेट करने के लिए। ओपनिंग स्टॉक सभी प्रकार के जिसमें निर्मित स्टॉक भी शामिल हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का स्टॉक शामिल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक शामिल होगा और फिनिश गुड्स का स्टॉक शामिल होगा, यानी तीनों प्रकार के स्टॉक इसमें होंगे। इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक में भी तीनों ही शामिल किए जाते हैं। तो आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ सेल्स की गणना करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और सूत्र में जो एवरेज स्टॉक काम में लिया गया है तो उसकी गणना करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 यानी औसत स्टॉक या स्कंद हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। छठा 6 नंबर पे देनदार आवर्त अनुपात या डेटर्स टर्नओवर रेशियोज। डेटर्स टर्नओवर रेशियो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट क्रेडिट सेल्स में, क्योंकि देनदार का संबंध केवल उधार विक्रय से है तो कैश सेल्स घटा दें टोटल सेल्स में से तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। उस नेट क्रेडिट सेल्स में एवरेज डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स, औसत
जो किया हुआ है किसका, देनदार और बिल्स रिसीवेबल का, उसके औसत का भाग दे दें नेट क्रेडिट सेल्स में, सो डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। और अगर हम डेटर्स वेलोसिटी ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि अवधि में हमें औसत संग्रहण अवधि ज्ञात करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन एवरेज डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स का, इसमें नेट क्रेडिट सेल्स का भाग दे दें और इसको 365 अथवा 12 अथवा 52 से गुणा कर दें। कोई संस्था उधार बिक्री से अर्थात देनदारों से वसूली में कहां तक सफल है, यह जानने के लिए देनदार आवर्त अनुपात की गणना करते हैं। ऊंचा देनदार आवर्त अनुपात देनदारों से राशि संग्रह की कुशलता का परिचायक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में देनदारों में कम विनियोग किया गया है ऐसा प्रतीत होता है। ये हम देनदारों से पैसा ठीक समय पे वसूल कर पा रहे हैं ऐसा बताया जाएगा ऊंचा देनदार आवर्त अनुपात के द्वारा। देनदार गति अनुपात या औसत संग्रहण अवधि, डेटर्स वेलोसिटी और एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो उसके ऊपर आप देख रहे हैं सूत्र नंबर 2 है, से आशय उस अवधि से है जिस अवधि के बीतने पर उधार बिक्री की राशि प्राप्त होगी। यह अवधि देनदारों की गुणवत्ता का माप करती है। इस अवधि के कम होने पर देनदार अच्छे प्रकृति के कहलाएंगे और यह प्रबंध की कुशलता को प्रकट करेगा कि उधार विक्रय करने के बाद में समय पर देनदारों से हम राशि वापस प्राप्त कर पा रहे हैं। और इसी क्रम में अगला या अंतिम आवर्त अनुपात है लेनदार आवर्त अनुपात 7, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। पहले नंबर पर आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन की जा सकती है नेट क्रेडिट परचेजेस से, क्योंकि हम जब पूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल क्रय करते हैं तो उसका भुगतान प्राय नकद में अथवा उधार में किया जाता है। तो क्रेडिटर का संबंध केवल क्रेडिट परचेज से है, यानी कि नकद क्रय अगर किया गया है तो कुल क्रय में से उसको हम घटा दें तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। तो नेट क्रेडिट परचेज में औसत कर लें ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स तथा क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स का औसत कर लें और उसका भाग दे दें नेट क्रेडिट परचेज में, तो ये आ जाएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। दूसरा, अगर हम ये अवधि में भुगतान अवधि ज्ञात करना चाह रहे हैं तो क्रेडिटर्स वेलोसिटी ज्ञात की जाती है, ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, ये इनका औसत हो जाएगा। इस औसत में हम नेट क्रेडिट परचेज का भाग दे दें और दिनों में गणना करने के लिए 365, मंथ्स में कैलकुलेशन के लिए 12 एंड वीक्स में कैलकुलेशन के लिए 52 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्रेडिटर्स वेलोसिटी आ जाएगी। कोई संस्था उधार क्रय का भुगतान कैसे कर रही है, यह जानने के लिए लेनदार आवर्त अनुपात की गणना की जाती है। ऊंचा लेनदार आवर्त अनुपात बतलाता है कि संस्था की बाजार में साख अच्छी है। इस अनुपात का ऊंचा होने पर व्यवसाय को कम कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो अच्छी स्थिति का द्योतक है। कम होने पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय की साख कंपैरेटिवली कम है और हमें शीघ्र भुगतान करना पड़ रहा है, जिसके लिए बार बार हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता करनी पड़ेगी। लेनदार गति अनुपात या औसत भुगतान अवधि, क्रेडिटर्स वेलोसिटी और एवरेज पेमेंट पीरियड से आशय उस अवधि से है जिस अवधि के बीतने पर संस्था को उधार क्रय का भुगतान करना पड़ेगा। यह अवधि पूर्तिकर्ताओं में संस्था की साख को बतलाती है। क्रेडिट पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये पूर्तिकर्ताओं में कैसी है इसको बतलाती है। इस अवधि का अधिक होना बतलाता है कि इफ द पीरियड इज मोर, इट शोज पूर्तिकर्ताओं को ज्यादा अवधि की उधार प्रदान कर रहे हैं व्यवसाय को, और ये प्रबंध की कुशलता को प्रकट करेगा। सप्लायर्स आर गिविंग मोर क्रेडिट पीरियड एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस, इट इज शोइंग द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। इस प्रकार से हम विभिन्न कार्य कुशलता अनुपातों का, क्रियाशीलता अनुपातों की गणना करके व्यवसाय के प्रबंध का अनुमान कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से संपत्तियों में विनियोजित राशि का उपयोग विक्रय बढ़ाने तथा विक्रय बढ़ाकर
लाभार्जन करने में कर रहे हैं, इस प्रकार से क्रियाशीलता अनुपात कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम किसी पर्टिकुलर एसेट की एफिशिएंसी को मेजर करना चाहते हैं तो उसको भी एक सूत्र की तरह बनाकर उसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। धन्यवाद।